अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है वो हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। अब आप देखें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1886 तक जो है वो हमारे पास क्या हो गए, डिस्कवर हो गए। और फिर 1895 तक जो है वो हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो मुकम्मल तौर पर प्रॉपर्टीज़ को भी क्या कर लिया गया, डिटरमाइन कर लिया गया। फिर इसके बाद जो है 1911 के अंदर जो है वो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसे हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड कहते हैं। अब रदरफोर्ड ने जो है वो हमें एटॉमिक मॉडल जो है उसके बारे में जो है वो हमें बताया कि हमारे पास जो एटम है उसका मॉडल क्या है। और उसने जो है इसी रदरफोर्ड एटॉमिक जो आपके पास मॉडल है, इसी के अंदर जो है आपके पास जो न्यूक्लियस था वो भी आपके पास क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। तो आपके पास ये हुआ कि 1911 के अंदर जो हमारे पास रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उसके नतीजे में हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस भी डिस्कवर्ड हो गया। फिर उसके बाद देखें 1911 के अंदर ही हमारे पास जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जो है वो मोज़ले था। अब मोज़ले ने जो है वो क्या किया कि एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास क्या किया, डिस्कवर किया। कि आपके पास जो है 1911 के अंदर ही मोज़ले ने जो है वो हमें क्या करके दिया, एटॉमिक नंबर को जो है वो फाइंड आउट करके दिया कि आपके पास जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं पड़े उनके जो एटॉमिक नंबर्स आप देखते हो वो आपके पास जो है 1911 के अंदर जो है वो जिस साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किए थे, डिटरमाइन किए थे, वो आपके पास क्या था, मोज़ले था। तो अब जब आपके पास जो है मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर लिया और उधर से 1911 के अंदर जो है रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को जो है वो फाइंड आउट कर लिया, तो फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो मोज़ले ने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को जो है वो डिटरमाइन किया या फाइंड आउट किया, वो आपके पास ये था कि जो आपके पास रदरफोर्ड ने एटम के जो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया था, वो आपके पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं पड़े वो उस न्यूक्लियस के ऊपर क्या है पड़ा, चार्ज है पड़ा। मतलब कहने का मेरा ये है कि आप देखें ये जो रदरफोर्ड ने आपके पास जो है वो न्यूक्लियस आपको दिया, आपके पास उसने आपको बताया कि आपके पास जो एक एटम है उसके सेंटर के अंदर आपके पास क्या है पड़ा, न्यूक्लियस है पड़ा। आप देखें यहाँ पे मैं ड्रा कर दूँ कि आपके पास कोई भी एटम है, ये उस एटम के अंदर सेंटर के अंदर आपके पास क्या है पड़ा, न्यूक्लियस है। अब 1911 के अंदर ही हमारे पास क्या है पड़ा, मोज़ले ने जो है वो एटॉमिक नंबर को क्या किया, फाइंड आउट किया। अब एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और इसी न्यूक्लियस के अंदर ही आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आपके पास जो है ये जब एटॉमिक नंबर फाइंड आउट हुआ तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है। तो आपके पास जो है 1911 तक जो है ये सारा जो है ये साइंटिस्ट ने जो है ये वर्कआउट किया। अब देखिए जब आपके पास जो है वो एटॉमिक नंबर फाइंड आउट हो गया तो हमारे पास जो है वो मसला ये बना कि एटॉमिक नंबर जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और फिर आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है आप ले लें कि हमारे पास जो है वो कार्बन है। अब हमारे पास क्या है, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, 6 होता है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास क्या होता है, 12 होता है। अब आप देखें आपके पास जब एटॉमिक नंबर फाइंड आउट हुआ तो ये हमारे पास क्या था, 6 था, और इसी एलिमेंट का अगर आप एटॉमिक मास देखें तो वो हमारे पास क्या है पड़ा, 12 है। अब ये मसला ये हुआ कि जब एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास फाइंड आउट हुआ तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के दरमियान क्या आने लगा, फ़र्क आने लगा। अब आपके पास ये जो एटॉमिक मासेस हैं ये ऑलरेडी जो है वो आपके पास जो है वो डिटरमाइन कर लिए गए थे। आपके पास जो है वो डाल्टन था, फिर उसके बाद जो है वो कैनिज़ेरियो था। इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है वो प्रिसाइजली तौर के ऊपर जो है वो आपके पास जो भी एलिमेंट आपके पास मौजूद है इनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो उन्होंने वेपर डेंसिटी मेथड्स के ज़रिए जो है वो फाइंड आउट कर लिए थे। अब आप देखें कि आपके पास जो है वो मसला यही आ रहा था कि जब आप इसी एलिमेंट को देखें तो इस एलिमेंट के अंदर ये बात आ रही है कि हमारे पास प्रोटॉन्स टोटल कितने हैं पड़े, 6 प्रोटॉन्स हैं पड़े। अब जब 6 प्रोटॉन्स हैं तो इसके मास के अंदर जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 6 प्रोटॉन्स हो गए, लेकिन इसका जो टोटल मास है वो हमारे पास क्या है पड़ा, 12। अब जब 12 है पड़ा तो बाकी 6 हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, तो ये मसला हुआ। इसी तरीके से अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के केस में आप देखें कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, जो एटॉमिक मॉस है वो आपके पास क्या है पड़ा, 16 है पड़ा। तो आपके पास एटॉमिक नंबर जो है ये हमारे पास क्या है पड़ा, 8 है, एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, 16 है।
तो जब ये दोनों आप इसको देखते हो तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ये हम यहाँ पे हमारे पास 16 के अंदर जो है वो 8 तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, लेकिन बाकी 8 जो है वो हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास ये जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास बेसिकली जो है वो आपके न्यूक्लियस का मास है पड़ा। आप देखें आपके पास ये जो प्रोटॉन है पड़ा, ये जो आपका एटॉमिक नंबर है ये इंडिकेट करता है किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही आपके पास क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है। और ये जो एटॉमिक मास होता है ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, न्यूक्लियस के मास को। अब आप देखें जब ये न्यूक्लियस के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपके पास जो है अभी तक दो चीज़ें डिस्कवर्ड हुई थी, एक प्रोटॉन, एक हमारे पास क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखें कि आपके पास जो है जब इसके अंदर 8 प्रोटॉन हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जो है वो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही थोड़ा होता है, आपके पास छोटा, इनका मास जो है वो बहुत ही कम होता है। तो ये एटॉमिक मास के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। एटॉमिक मास जो होता है वो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम मोज़ले के मुताबिक देखते थे तो प्रोटॉन्स की तादाद कुछ थी, लेकिन जब हम एटॉमिक मास को देखते हैं तो हमारे पास तब प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो हमारे पास क्या आती है, डिफरेंट आती है। तो ये हमारे पास जो है वो मसला जो है वो हो गया कि हमारे पास जो है नंबर, ये जो मोज़ले ने एटॉमिक नंबर जो है वो फाइंड आउट करके दिया, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के दरमियान क्या होना शुरू हो गया, फ़र्क होना शुरू हो गया। फिर इसके बाद जो है इस मसले को जाके हल जो है वो किया, वो हमारे पास एक साइंटिस्ट था 1920 के अंदर जो है, और वो साइंटिस्ट हमारे पास क्या था, रदरफोर्ड ही था। अब रदरफोर्ड ने जो है वो हमें एक सजेशन दी, और वो सजेशन उसने कुछ यूँ दी कि उसने कहा कि सम काइंड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स। अब ये बात जो है वो समझने वाली है। वो ये कहता है कि आपके पास जो है जो भी आपका एटम है पड़ा उसके अंदर जो है वो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन्स, कि आपके पास जो भी आपका एटम है उसके अंदर जो है कोई न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो मौजूद है जिसका मास जो है वो आपके पास इक्वल है पड़ा किस चीज़ के, प्रोटॉन के। तो अब आपके पास उसने जब ये वाली सजेशन दी रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर, तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है इसके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, वर्क करना शुरू कर दिया। अब जब बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क कर रहे थे तो आपके पास जो है वो 1932 के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसको हम क्या कहते हैं, जेम्स जो है वो चैडविक। इसने जो है वो आपके पास आके न्यूट्रॉन को क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया। अब चैडविक जो था ये बेसिकली जो है ये आपके पास रेडियो एक्टिविटी के ऊपर क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था, कि आपके पास जो है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर जो है ये वर्क कर रहा था। तो जब उसने ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है किया, जो हम अभी आगे देखेंगे, तो उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो है वो हमारे पास क्या हो गया, न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास डिस्कवर हुआ। अब हम देखते हैं कि चैडविक जो था उसने जो है वो न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर कैसे किया था। अब आप देखें कि चैडविक ने ये किया कि उसने जो है वो एक मेटल ली, और वो मेटल कौन सी थी, आपके पास रेडियो एक्टिव मेटल थी, और वो आपके पास जो मेटल थी उसका नाम जो था वो हमारे पास क्या था, पोलोनियम था। अब ये जो आपके पास रेडियो एक्टिव मेटल है ये आपके पास क्या है, बड़ी पोलोनियम है, और ये जो है पोलोनियम आपके पास एज ए सोर्स के ऊपर जो एज ए सोर्स जो है वो आपके पास यूज़ हुई थी। और आप असल चीज़ इस पोलोनियम से जो है जो आपके पास जब आप इसकी रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है तो हमारे पास क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स का क्या हो रहा होता है, अखराज हो रहा होता है। कि आपके पास जब ये पोलोनियम मेटल जो है इसकी आप जब रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है तो आपके पास क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स का आपके पास क्या हो रहा होता है, अखराज हो रहा होता है। अब अल्फा पार्टिकल्स जो है आपने हासिल करने के लिए इस पोलोनियम को क्या किया, एज ए सोर्स यूज़ किया। अब पहले मैं आपको ये समझा दूं कि हमारे पास जो है ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। अब असल में जो है ये हमारे पास जो है ये हीलियम के आपके पास क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। आप देखें हीलियम जो है इसका आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, एटॉमिक मास आपके पास इसका क्या है, 4 है पड़ा। अगर आप इसके अंदर देखें तो इसका अंदर जो है वो 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही आपके पास क्या हैं पड़े, इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े। तो जब आप इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दें तो पीछे आपके पास क्या चीज़ बचेगा, 2 प्रोटॉन्स ही बचेंगे। तो आपके पास हीलियम जो है वो कुछ यूँ बन जाएगा कि आपके पास जो है वो +2 की फॉर्म में आ रहा है। तो आपके पास जो है
ये चीज़ जो है ये आपके पास क्या कहलाते हैं, आपके पास अल्फा पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो आपके पास पोलोनियम जो है वो एज ए सोर्स यूज़ हुआ किस चीज़ के लिए, आपके पास इन अल्फा पार्टिकल्स के लिए। अच्छा, अब आपके पास जो है ये यहाँ पे आपके पास क्या थी, ये पोलोनियम जो है ये मेटल्स थी। अब ये यहाँ से क्या कर रही है, अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ से अखराज करवा रही है। ये सारे आप देखें, ये वाला जो है ये आपके पास अल्फा पार्टिकल है, ये सारे आपके पास क्या हैं, अल्फा पार्टिकल्स है। अब जब ये वाले आपके पास अल्फा पार्टिकल्स थे, इसके आगे जो है वो आपके पास उन्होंने एक टारगेट रखा, और टारगेट जो था वो हमारे पास क्या था, ब्रिलियम था। आप देखें यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है कि आपके पास जो है वो हीलियम था। हीलियम का आपके पास जो है वो एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास आपके पास क्या है, 4 है। और उसके आगे जो है इस अल्फा पार्टिकल्स जो आपके पास इस पोलोनियम से आपके पास अखराज हुआ वो आपके पास क्या था, हीलियम। इसके आगे जो है उन्होंने जो टारगेट मटेरियल रखा वो हमारे पास क्या था, ब्रिलियम। अब ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपके पास 4 होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 9 होता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपके पास ये जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आपके पास पोलोनियम से इनका खराज हुआ तो ये आगे आया, आपका टारगेट मटेरियल्स था। तो इन्होंने जब इसके ऊपर क्या किया, टारगेट किया, तो आपके पास जो है वो कुछ जो है वो न्यूट्रॉन्स यहाँ से जो है वो आपके पास यहाँ से अखराज हुए। अब यहाँ पे हम रिएक्शंस पहले देख लेते हैं। आप देखें कि आपके पास जो है यहाँ पे हीलियम था, यहाँ पे आपके पास क्या था, ब्रिलियम था। अब हुआ ये कि आपके पास जो है ये दोनों का आपस में क्या हुआ, ये आपस में मिले इनके न्यूक्लियाइज। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर 4 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास क्या है, बड़ा 2। तो जब ये दोनों आपस में मिले तो आपके पास जो है वो क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। तो 6 आपके पास क्या होता है, कार्बन होता है। तो आपके पास जो है कार्बन के अंदर एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 6 होता है। तो आपके पास यहाँ पे कार्बन क्या आ गया, 6। फिर उसके बाद देखें इसका मास जो है वो आपके पास क्या होता है, 12। तो आपके पास जो है वो कार्बन जो है वो 6 और इसके आगे आपके पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब उसके बाद देखें अगर आप इसके मासेस को जमा करें तो ये आपके पास 9 है, ये आपके पास क्या है, बड़ा 4 है। तो आपके पास जो है यहाँ पे मास कितना बन रहा है, 13 बन रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास यहाँ पे मास कार्बन 6 है, तो आपके पास इसका क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो एक जो है वो आपके पास जो है वो चीज़ बच रही है। तो आपके पास जो है उसी चीज़ को उन्होंने क्या नाम दिया कि आपके पास ये क्या है, पड़ा न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है, बच गया है। अब देखें जब आपके पास ये इस टारगेट मटेरियल्स के ऊपर आए, इसको आके उसने हिट किया, तो यहाँ पे ये वाली जो आपके पास रेज, ये जो आपके पास पीछे बची थी, जिसको आपने क्या नाम दिया हुआ है, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया हुआ है। तो ये जब आगे आई तो आगे आपने क्या लगाया हुआ था, एक चार्ज डिटेक्टर लगाया हुआ था। अब चार्ज डिटेक्टर का क्या काम था कि वो आपके पास जब ये वाला आ रहा था तो अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता तो ये यहाँ से क्या करती है, जो आपके पास जो है तो ये आपके पास मूव ऑन करती, लेकिन ये आपके पास क्या रही, इसी जीरो के ऊपर ही रही। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है वो जो न्यूट्रॉन्स यहाँ पे जो इनका आपके पास इमिट हो रहा है, खराज हो रहा है, वो हमारे पास क्या है पड़े, न्यूट्रल्स हैं पड़े। और फिर उसी न्यूट्रल्स होने की वजह से इनका नाम जो है वो हमारे पास क्या पड़ गया, न्यूट्रॉन्स पड़ गए। अब आपके पास जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमने ये वाला जो है ये रिएक्शन जो हमने किया है यहाँ पे जो है इस रिएक्शंस के अंदर जो है वो हमने ब्रिलियम ही क्यों यूज़ किया है। आप देखें ब्रिलियम जो है, जब आप इस ब्रिलियम को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो है वो इंटेंस फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन होता है। आपके पास ये जो ब्रिलियम आपने यहाँ पे यूज़ किया है इसके अंदर क्या होता है कि इंटेंस फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन हो रहा होता है। अब न्यूट्रॉन, इंटेंस फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि आपके पास ब्रिलियम के केस में न्यूट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो आपके पास क्या होती है, वेरी लो होती है। अब जब आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ब्रिलियम के केस में लो है तो फिर आपके पास यहाँ से न्यूट्रॉन जो है वो ईजिली तौर के ऊपर यहाँ से क्या कर रहता है, फ्रीली मूव जो है वो आपके पास कर रहा होता है। तो इस वजह से इंटेंस फ्लो ऑफ जो न्यूट्रॉन था उसकी वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रिलियम को एज ए टारगेट मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं। और साथ में हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। और अल्फा पार्टिकल जो है इनका जो सोर्स है वो हमारे पास कौन सी मेटल है, पोलोनियम मेटल है, जो हमारे पास क्या है पड़ी, रेडियो एक्टिव मेटल्स है पड़ी। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था जो चैडविक ने किया था कि आपके पास जो है वो अल्फा पार्टिकल्स को उसने एक टारगेट मटेरियल ब्रिलियम्स के ऊपर जब उसने उसको क्या करवाया, टैग करवाया, तो वहाँ से हमारे पास जो है वो कुछ रेस जो हैं वो आपके पास वहाँ से निकली, जिनको बाद में जो है वो न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। अब जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। अब देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जब जाते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है कि न्यूट्रॉन्स इज न्यूट्रल।
अब इसका क्या मतलब है कि इनके ऊपर आपके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ये आपके पास क्या होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इसको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी इसके ऊपर जो है या अगर आप अप्लाई करें यहाँ से, तो ये वहाँ पे आपके पास जो है वहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो जब ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड या ना ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर हम इस वजह से कहते हैं कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं। फिर उसके बाद देखें आपके पास आ रहा है कि न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, कि आपके पास ये क्या होते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं। आप देखें कि आपके पास जो है जब ये यहाँ से आपके पास न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, इसके आगे आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो ये स्ट्रेट जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है आपके पास कहीं पे भी जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, तो इनके अंदर जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग पावर है पड़ी। तो इस वजह से फिर हम ये कहते हैं कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग जो है वो पार्टिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद देखें आपके पास आ रहा है दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन्स फ्रॉम द पैराफिन्स। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास, इसका ये मतलब है कि आपके पास जो है ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये आपके पास जो है वो प्रोटॉन्स यहाँ से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब आप देखें ये जो पैराफिन्स हैं पड़े, अब पैराफिन्स आपके पास क्या होते हैं, आपके पास ये जो अल्केन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। अब अल्केन्स के अंदर आप देखें तो ये आपके पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। और मोस्टली जो है ये जो आपके पास जो है वैक्सीज वगैरह आपने देखी होंगी, कैंडल्स वगैरह, तो वो सारे आपके पास क्या होते हैं, पैराफिन्स होते हैं। तो आप उनके अंदर देखें तो आपके पास, मैंने जैसे बोला कि ये आपके पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो उनके अंदर आपके पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं। तो जब आपके पास जो है आप इन न्यूट्रॉन्स को उन पैराफिन्स के साथ क्या करवाते हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो हाई स्पीड ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जब आपके पास ये हाइड्रोजन्स मौजूद है तो इसके अंदर जो है वो आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, एक प्रोटॉन्स मौजूद होता है। तो इस वजह से जो है आपके पास न्यूट्रॉन्स जो हैं ये आपके पास जो है हाई स्पीड प्रोटॉन्स क्या करते हैं, एक्सपेल करते हैं फ्रॉम पैराफिन्स, वाटर, पेपर एंड सेलुलोज। फिर इसके बाद देखें हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन्स की टाइप्स आ रही हैं। अब न्यूट्रॉन्स की टाइप्स के अंदर आप जब जाते हैं तो हमारे पास जो है दो टाइप्स हैं, एक जो है वो हमारे पास लो न्यूट्रॉन है, दूसरी जो है वो हमारे पास क्या है पड़ी, फास्ट न्यूट्रॉन है। अब आपके पास जो है वो फास्ट न्यूट्रॉन्स आप उनको कहते हैं जिनके अंदर जो है वो आपके पास आपके न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ट्रेवल कर रहे होते हैं विद एन एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपके पास स्लो न्यूट्रॉन्स वो होते हैं जिसके अंदर जो है वो आपके पास न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ट्रेवल कर रहे होते हैं एनर्जी बिलो द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपने जो है इनकी डेफिनेशंस के तौर के ऊपर आपने याद रखना है कि स्लो न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो बिलो द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जो आपके पास फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट होती है। फिर इसके बाद देखें कि आपके पास जो है ये जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये हमारे पास मोर इफेक्टिव होते हैं फॉर द फिशन पर्पस, कि आपके पास ये जो स्लो न्यूट्रॉन है जो आपके पास ट्रेवल कर रहे हैं एनर्जी बिलो द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आपके पास इफेक्टिव हैं पड़े किस चीज़ के लिए, फिशन पर्पस के लिए। अब आप देखें कि आपके पास जो है वो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस जो है इसके अंदर जो है आप यूरेनियम जो है वो आपके पास क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपके पास जब स्लो न्यूट्रॉन्स आप वहाँ पे जो है यूज़ करते हैं तो यूरेनियम जो है वो आसानी से उसको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और फिर आपके पास जो है वो चेन रिएक्शन जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इस वजह से हम कहते हैं कि आपके पास फिशन पर्पस के अंदर जो है वो स्लो न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या होता है, यूज़ होता है। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं पड़े, इनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज ए प्रोजेक्टाइल्स के तौर के ऊपर। कि आप यहाँ पे देखें आपके पास ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है पड़ा, 7 है, और आपके पास इसका एटॉमिक मास क्या है पड़ा, 14। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, न्यूट्रॉन, फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो आपने यहाँ पे क्या किया है, यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये एज ए प्रोजेक्टाइल के तौर के ऊपर यहाँ पे ये यूज़ होगा, और आपको पास क्या होगा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स आपको क्या करके देगा, प्रोड्यूस करके देगा। तो ये आपके पास क्या है पड़ा, अल्फ़ा पार्टिकल है। ये आपके पास हीलियम के न्यूक्लियाई जो होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स कहलाते हैं। अब जब आपके पास इस नाइट्रोजन का मास जो है वो 7 था, अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया, तो अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर जब आपने 2 जो है वो निकाले तो आपके पास पीछे क्या बचा, 5। तो 5 जो है वो आपके पास क्या होता है, बोरान। तो इस वजह से जो है वो आपके पास यहाँ पे बोरान जो है वो आपके पास प्रोड्यूस हो, और साथ में आपके पास क्या हुआ है, अल्फ़ा पार्टिकल्स हुए। फिर उसके बाद देखें आपके पास क्या आ रहा है, व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो हिट कॉपर मेटल, कि आपके पास जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है आप उसको क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, आप उसको कॉपर मेटल के ऊपर क्या करवा रहे हो, हिट करवा रहे हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि आप देखें
आपके पास ये जो न्यूट्रॉन है इसका ये जो मास है पड़ा, ये आपके पास क्या होता है, एटॉमिक मास के अंदर ही आपके पास एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जो है वो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो आप यहाँ पे देखें आपके पास न्यूट्रॉन्स के ऊपर एक है, तो ये वाला एक जो है इस कॉपर के साथ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसके साथ जाके मिल जाता है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो कॉपर मैंने इसका जो आइसोटोप्स आया ये आपके पास क्या है 66 हुआ है, और ये आपके पास यहाँ पे आपके पास न्यूट्रॉन्स के अंदर जो है यहाँ पे कोई भी एटॉमिक नंबर जो है वहाँ पे वो नहीं होता, तो आपके पास जो है वही 29 रहा है। तो आपके पास जो है यहाँ पे अनस्टेबल जो है वो आपके पास क्या बना है, कॉपर 66 और उसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है 29, और साथ में आपके पास क्या हुई है, गैमा रेडिएशन जो है वहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। अब आप देखें कि जब आपके पास ये अनस्टेबल जो है वो कॉपर प्रोड्यूस हुआ है, तो अनस्टेबल आपके पास जो है न्यूट्रॉन आपके पास जब आता है, तो ये आपके पास देखें कि आपके पास जो फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा आपके पास क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, मौजूद नहीं होते। आपके पास ऐसे न्यूट्रॉन जो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो आपके पास क्या होते हैं, बॉन्डेड फॉर्म जो होते हैं आपके पास जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब आपके पास फ्री न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब आप देखें आपके पास जो है जो फ्री न्यूट्रॉन होता है वो आपके पास क्या करता है, बीटा डीके आपको देता है। बीटा डीके क्या होता है कि आपके पास जो है आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपके पास 1 यूनिट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ कि आप देखें आपके पास एक फ्री न्यूट्रॉन था, अब फ्री न्यूट्रॉन्स आपके पास देखें यहाँ पे ये 0, ये आपके पास क्या आ गया 1। अब आपके पास जो है जब ये इसका बीटा डिके होगा तो आपके पास क्या होगा, एक प्रोटॉन प्रोड्यूस होगा, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका मास आपके पास क्या आ गया 1। फिर उसके बाद देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपके पास क्या आता है, -1 आता है, और साथ में जो है वो आपके पास एक न्यूट्रिनो जो है वो भी आपके पास जो है वो प्रोड्यूस होता है, और साथ में आपके पास यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी भी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाती है, रिलीज होती है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपका फ्री न्यूट्रॉन था उसका क्या हो गया, डिके हो गया। मैंने आपको बताया कि फ्री न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मौजूद नहीं होते। तो आपके पास जो है उसका डिके हुआ, तो डिके होने से आपके पास क्या हुआ, एक प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ, दूसरा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आया, साथ में न्यूट्रिनो हुआ, और साथ में आपके पास यहाँ पे क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये जो कॉपर आपका अनस्टेबल था इसके अंदर भी आपके पास क्या हुआ है, बीटा डीके हुआ है। आपका ये वाला जो फ्री न्यूट्रॉन्स था ये आपके पास इसने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन्स बीटा डीके को जो है वो प्रोड्यूस किया। तो जब बीटा डीके को प्रोड्यूस किया तो वो आपका इलेक्ट्रॉन ये वाला जो था ये आपके पास इसके साथ जुड़ेगा, तो आपके पास जो है वो आपका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा 1 यूनिट। तो आपके पास यहाँ पे 29 है, तो आपके पास जब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ जुड़ेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा 30। तो 30 आपके पास क्या होता है, जिंक। तो आप जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को हीट करते हो कॉपर मेटल से, तो आप वहां से आप क्या कर सकते हो, जिंक को प्रोड्यूस कर सकते हो। आप देखें कॉपर था, उसके अंदर आपने एक फ्री न्यूट्रॉन जो है वो ऐड किया, तो आपके पास इसका जो है इस कॉपर के मास के साथ जो है वो आपके पास एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो आपके पास जो है अनस्टेबल कॉपर जो है वो 6629 बचा। फिर उसके बाद जो है फ्री न्यूट्रॉन आपके पास अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या करेगा, डीके करेगा, अपना बीटा डीके होगा इसका। तो बीटा डीके के नतीजे में हमेशा जो है वो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है, प्रोटॉन आता है और एक न्यूट्रॉनो होता है, और साथ में आपके पास क्या आती है, एनर्जी आती है। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके पास इस अनस्टेबल जो है कॉपर के साथ जुड़ेगा, तो आपके पास जो है इसके एटॉमिक नंबर को क्या कर देगा, 1 यूनिट जो है वो इंक्रीज कर देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बीटा डीके कहते हैं। तो ये आपके पास जो है न्यूट्रॉन्स की जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, और फिर प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ जो है ये हमारे पास जो है ये एक्सपेरिमेंट था। और ये जो चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था तो 1935 के अंदर जो है फिज़िक्स में जो है फिर आपके पास इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये आपके पास जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स था।